हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हमने आपके लिए पाक्षिक मूल्यांकन और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए असाइनमेंट के आंसर्स जो है उनके सॉल्यूशन जो आपके साथ हम शेयर करते हैं। और उसी कड़ी में मैं आज आपके साथ माह अक्टूबर पाक्षिक मूल्यांकन जीव विज्ञान कक्षा 11वीं जिसमें पूर्णांक 30 है, इसके हम असाइनमेंट के आंसर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको आने वाले असाइनमेंट्स के आंसर्स जो है हमारे चैनल पर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ ही हम आने वाले टाइम पे आपको आपके कहे गए टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम इस पर कुछ नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है, पहला है प्रश्न 1 से लेकर के 8 तक के 1 अंक आवंटित है। इसमें प्रश्न पहला क्या कहता है कि किस उपकरण में कोशिकांगों को पृथक्करण किया जा सकता है। किस उपकरण की सहायता से, ठीक है, कोशिकांगों का पृथक्करण किया जा सकता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आप 1 लाइन में आंसर दे सकते हैं, जैसे इसके लिए हम अपकेंद्रण यंत्र का यूज़ करते हैं। प्रश्न दूसरा है, कोशिका का जैविक मुद्रा किसे कहा जाता है। तो कोशिका का जैविक मुद्रा है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बाल, त्वचा, नाखून, सींग में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। तो उत्तर है इसका तंतुवत प्रोटीन, जिसको बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। अमोनिया अम्ल के बहुलीकरण में कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसका उत्तर है प्रोटीन। हम जानते हैं कि प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, तो अमीनो अम्ल का पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर प्रश्न 5वां है, जंतु तथा पादपों के किन ऊतकों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इनकी कोशिकाएं जो होती है वो है द्विगुणित जनन कोशिका। ठीक है, चाहे जंतु हो या पादप हो, जिसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वो उनकी जर्म सेल्स में होता है। ठीक, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रवस्था सबसे लंबी अवधि तक चलती है। तो कोशिका विभाजन में 2 प्रवस्थाएं होती हैं, तो उसमें अंतरावस्था जो प्रथम अवस्था होती है, अंतरावस्था वो सबसे लंबे समय तक के चलती है। फिर है प्रश्न 7वां, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस उप अवस्था में होती है। तो पूर्वावस्था की प्रथम पैकाइटिन, जो प्रथम पूर्वावस्था होती है ना, उसमें पैकाइटिन स्टेज होती है अवस्था, जिसको हम बोलते हैं स्थूल पट्ट। ठीक है, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है वो होती है। प्रश्न 8वां है, प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्ल की बीच कौन सा बंध पाया जाता है। तो इसका आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध आप लिखेंगे। अगला है प्रश्न 9 से 11 पर 2-2 अंक जो है वो आवंटित है। 9वां प्रश्न कहता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। देखिए, लाइसोसोम में कोशिकांगों के विभिन्न संगठनों का पाचन करने वाले 25 प्रकार के एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं प्रकीर्णन, जैसे राइबो न्यूक्लियेज, डीऑक्सी न्यूक्लियेज, ग्लाइकोसिडेज, प्रोएटेज, फॉस्फेट, सल्फेट आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और किसी कारणवश जब ये एंजाइम जो है लाइसोसोम से बाहर आ जाते हैं तो कोशिका के विभिन्न घटकों का विघटन होने लग जाता है, तो सेल जो है वो खुद ही डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। ठीक है, तथा कोशिका की मृत्यु हो जाती है। सेल जो है वो क्या हो जाएगा, सेल्फ ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। इसीलिए उसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला है, एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में क्या अंतर है। देखिए, एपो एंजाइम और होलो एंजाइम जो है वो, अब इसको देखते हैं। देखिए, एंजाइम प्रोटीन अणुओं से बने हुए होते हैं। ये संरचनात्मक दृष्टि से प्रोटीन के तृतीयक स्तर की संरचना प्रदर्शित करते हैं। कुछ एंजाइम सरल एंजाइम के बने होते हैं। कुछ एंजाइम जो है में रासायनिक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए प्रोटीन के अतिरिक्त अप्रोटीनी भाग भी होते हैं, और इसका प्रोटीन भाग एपो एंजाइम तथा अप्रोटीनी भाग सहकारक कहलाता है। एपो एंजाइम तथा कोफैक्टर को सम्मिलित रूप से होलो एंजाइम कहा जाता है। कुछ भाग जो रहेंगे अप्रोटीनीय भाग होते हैं, जिसमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है, तो ऐसा भाग जो है एपो एंजाइम कहलाता है। और जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू होलो एंजाइम। ठीक है, अगला है, समसूत्री विभाजन को समविभाजी क्यों कहा जाता है। समविभाजन मतलब समान विभाजन है। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं इसको हम समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन का भाग है जिसमें पुत्री कोशिकाएं मतलब डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या और पितृ कोशिका यानी पेरेंट सेल में
के समान होती है। जो डॉटर सेल बनती है जो पेरेंट सेल से, उसमें आपके कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमोसोम की संख्या है पेरेंट सेल में जितनी थी वही डॉटर सेल में आएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं सम विभाजन कहा जाता है, समसूत्री विभाजन को। ठीक है, अगला है प्रश्न 12 और 13 पर 3 अंक आवंटित है। प्रश्न 12 कहता है अति सूक्ष्मदर्शी में पादप कोशिकाओं में दिखाई देने वाली संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये वही है, माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो प्लांट का जो सेल्स स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे आपका चित्र बना हुआ है, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है माइक्रोट्यूब्स, सेल वॉल, ठीक है, फिर है टोनोप्लास्ट, फिर ये है प्लाज्मोडर्मा, ये प्लाज्मोडर्मा है, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पर आपको दिखेगा, फिर ये है न्यूक्लियस, ये वैक्यूल्स, ठीक, यहाँ पे है न्यूक्लियोपोर्स, फिर है न्यूक्लियोलस, फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा न्यूक्लियस, फिर वैक्यूल्स, फिर फ्री राइबोसोम्स, ये जो अलग से दिखते हैं, ये तो क्या है, एक न्यूक्लियस की वॉल होती है वहाँ से चिपके रहते हैं तो वो अलग होते हैं, और फ्री अवस्था में भी राइबोसोम जो रहते हैं सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर एक है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप इसको जूम करके आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि डीएनए एवं आरएनए में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए डीएनए क्या है, ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। डीएनए ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा में पाई जाती है, जबकि आरएनए जो है वो राइबोज शुगर में उसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। और डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन क्षारक होते हैं, जबकि इसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल जो रहता है वो क्षारक के रूप में होता है। बाकी इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होगा, लेकिन थाइमिन की जगह में आप लिखेंगे यूरेसिल। तो इसमें भी 4 जो रहते हैं, इसमें भी आपके इसमें जो बेस होते हैं इसमें भी 4 होते हैं, और इसमें भी आपको 4 मिलेंगे। ठीक है, एडेनिन भी, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है, तो थाइमिन बस की जगह में यहाँ पे आप यूरेसिल लिखेंगे, तो इसमें भी 4 और इसमें भी 4, दोनों में 4 आप लिखेंगे। अगला प्रश्न कहता है 14 और 15 जो है उस पर 5 अंक आवंटित है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना है आपको। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और इसके अलग अलग आधार पर इनके बीच में हम अंतर बता सकते हैं। जैसे पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में यदि कोशिका भित्ति उपस्थित है तो वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यूकैरियोटिक में वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसमें केंद्र की भित्ति जो रहती है उनका केंद्र की भित्ति, अंतः केंद्र की द्रव्य और केंद्रका जो रहती है वो तीनों इसमें अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में ये तीनों उपस्थित होते हैं। राइबोसोम देखा जाए तो इसमें 70S प्रकार के होते हैं, S लिखा हुआ है, उस 105 या 10S जो है वो नहीं है, ये 70S यानी इसको कहते हैं 70S प्रकार के होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ER यहाँ पे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि अनुपस्थित होते हैं। और इनमें ये सारे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी उपस्थित होते हैं। श्वसन प्रक्रिया क्या है कि क्रेब्स साइकिल जो रहती है इसमें एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली में होती है, जबकि इसमें जो क्रेब्स साइकिल होता है जो C4 जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। फिर कोशिका चक्र की अवधि ये 20 से 60 मिनट में पूर्ण हो जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो कोशिका चक्र है, सेल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए 12 से 24 घंटे लगते हैं। फिर है कोशिका विभाजन। ये प्रोकैरियोटिक सेल में असूत्री विभाजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला है प्रश्न आपका, जीवों में समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है यहाँ तक के, तो आप इसमें पहले देख लीजिए इसमें क्या दिया है। समसूत्री विभाजन में अर्ली प्रोफेस, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड आप बनाएंगे अर्ली, एक है वेरी अर्ली प्रोफेस और एक है आपका अर्ली प्रोफेस। तो वेरी अर्ली प्रोफेस और प्रोफेस दोनों में जो स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, बस कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक है, क्रोमोटिन नेटवर्क होता है, इसमें
ठीक है, जबकि ये क्रोमोसोम बना लेते। दोनों में डिफरेंस बस यही है कि इसमें जो आपको दिखेगा, ये क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको क्रोमोटिन नेटवर्क दिखता है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। जबकि इसमें जो रहेंगे, ये जो आपका बना हुआ है वो क्या होता है, क्रोमोसोम कहलाता है। तो अर्ली, वेरी अर्ली प्रोफेस और प्रोफेस में बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। फिर जब आप क्या बनाएंगे, लेट प्रोफेस, लेट प्रोफेस और एक होता है मेटाफेस, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है कि सेम सभी स्ट्रक्चर रहता है, बस इसमें क्या हो जाएगा, ये वाले स्टेज में, लेट प्रोफेस स्टेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये जो दिख रही है डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन यानी कि उसकी वॉल, वो जो रहती है वो डिसअपियर होने लग जाती है। डिसअपियर मतलब विलुप्त होने लग जाती है, ठीक है। और इसमें जो रहेगा, इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर जो रहते हैं वो पोल्स की तरफ आने लग जाते हैं। यहाँ पे आपको पोल्स बनता दिख जाएगा, ये देखिए ये पोल्स है, ऊपर भी एक पोल्स है। और ये जो सेंट्रोमियर होते हैं, ये जो ऐसे डॉटेड लाइन जो रहते हैं, डॉट डॉट जो दिख रहा है वो सेंट्रोमियर है, वो कहाँ आने लग जाते हैं, पोल के पास नहीं, ये एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं, ठीक है। और ये आपका साइटोप्लाज्म बन जाता है। ये मेटाफेज की स्टेज होती है। फिर आएंगे हम क्या, अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्या होता है, किसमें, इसमें सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है किसका, जो क्रोमो सेंट्रोमियर होते हैं, ठीक है, उसमें जो क्रोमोटिड लगे होते हैं, क्रोमोटिड जिसमें सेंट्रोमियर है, तो इस सेपरेशन ऑफ क्रोमोटिड एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग मतलब वितरित हो जाना, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। और स्पेंडल फाइबर्स का जो है वो निर्माण होने लग जाता है। फिर उसके बाद आप देखें इसमें, तो ये है लेट एनाफेज की प्रेस, ये जो ये वाला आपका है ये अर्ली एनाफेज है, और ये आपका लेट एनाफेज है, LATE और एनाफेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, सिकुड़न होने लग जाता है, और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होके CONTRACTED कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे मिलने लग जाते हैं। देखिए ये ऐसा होने लग जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन, संकुचित होने लग जाते हैं, ठीक है। फिर क्रोमोसोम का एग्रीगेशन होने लग जाता है। एग्रीगेशन मतलब ये एक साथ मिलने लग जाते हैं। देखिए अलग अलग थे यहाँ पे क्रोमोसोम, इसमें यहाँ पर नीचे एक साइड पोल में आएगा, फिर एक साथ इकट्ठे होने लग जाते हैं, और यहाँ पे ये भी इकट्ठे होने लग जाते हैं, मतलब उसका एग्रीगेशन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। फिर है टेलोफेज। टेलोफेज अवस्था में क्या होता है कि इसमें डॉटर सेल बनने लग जाते हैं, ठीक है। जबकि टेलोफेज अवस्था में डॉटर सेल्स बनने लग जाएंगे, लेकिन जो ये डॉटर सेल्स होती हैं, ये लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे आपका लिखा है डॉटर, CELL, ठीक है, यहाँ पर सेल लिखा हुआ है। तो ये जो डॉटर सेल बनती हैं उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। डॉटर सेल के फॉर्मेशन में ये बनने लग जाता है, और इसमें भी आपके न्यूक्लियोलस का निर्माण होने लग जाता है। ये क्रोमोटिन नेटवर्क बनने लग जाते हैं, और इसमें सेपरेट जो है वो डॉटर सेल बन जाती हैं। ये हो गया आपका समसूत्री विभाजन। तो इसका नामांकित चित्र आप पूरा यहाँ से यहाँ तक आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे असाइनमेंट के आंसर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करते रहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। सो थैंक यू सो मच।